गया है आज सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण। हाँ, जरूरी है इसको समझना कि सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें राष्ट्र का जो निर्माण होगा वो युवाओं के द्वारा होगा। अब इसके लिए हमें राष्ट्र को समझना होगा, निर्माण को समझना होगा और परिवर्तन को समझना होगा। तो सबसे पहले जब हम राष्ट्र की बात करते हैं वहां पे युवाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आवाज सही आ रही है ना सर? सर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जब राष्ट्र निर्माण की बात करते तो किसी भी राष्ट्र की धरोहर जिसको मैं संस्कृति होती, संस प्लस कृति यानी बेहतर जीवन शैली। अब उसमें क्या चीजें हैं, मैं 3 चीजों को विशेष रूप से 4 चीजों को मैं कहूंगा मानता हूं। भाषा, भूषा, भोजन और भजन। उसमें मैं जब संस्कृति की बात करता हूं फिर मैं बात करता हूं आचार, विचार, व्यवहार, त्योहार और संस्कार। आचार की हमारा आचरण, विचार जो हम अभिव्यक्त करते हैं एक दूसरे से, और व्यवहार जैसे मैं आपसे बीच में बात करता भाषा भूषा। भाषा का मतलब क्या है कि प्रेम की भाषा। भाषा का मतलब मैं अवधी और राजस्थानी उसकी बात नहीं कर रहा, प्रेम की भाषा होनी चाहिए। और भूषा का मतलब मेरा कपड़ा नहीं है, भूषा का मतलब हम आवरण ना ओढ़े, दिखावा ना करें, ठीक है ना। क्योंकि वो बड़ा अच्छा सॉन्ग मैं सुनता था, वो कहीं ना कहीं आज देखते हैं कि एक एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग। और एक और सॉन्ग था कि क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, कि दिखने में कुछ है करने में कुछ है। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए, मुखोटा नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। और त्योहार की आपका जो परंपराएं मनाने का तरीका और संस्कार। लेकिन जब हम संस्कृति की बात करते हैं राष्ट्र निर्माण में, आज संस्कृति बिगड़ रही है। उसके कारणों पर जब जाते हैं, बहुत सारे लोग जब मैं पूछता हूं इसके बिगाड़ के क्या कारण है, वो जवाब देते हैं परिवार का बिखराव, शिक्षा, समाज, मीडिया, पश्चिमी संस्कृति। मैं उसमें सबसे ज्यादा भागीदार अपने आप को स्वयं को मानता हूं, युवाओं को। क्योंकि जब मैं पश्चिमी संस्कृति की बात करता हूं, वेस्ट में बहुत सारा अच्छा भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आई हमने वेस्ट का वेस्ट लिया, तब दिक्कत आई। अब दूसरी जो हम कभी कभी मीडिया को भी दोष दे देते हैं, मीडिया का दोष नहीं है। मीडिया वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं पसंद जिस तरह की होगी उसी तरह से मीडिया हमें प्रस्तुति करता है। तो हमें वो सोचना होगा कहां पे हम जा रहे हैं। और जहां शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में दिक्कत क्या है कि हम डिग्री के लिए एजुकेशन दे रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं संस्कारों को फिर हम मिस कर रहे हैं। तो अब इसको बचाने में, मैं जिसको राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा हूं, संस्कृति को बचाने की बात कर रहा हूं, वहां पे शिक्षा और शिक्षक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि 3 वर्ड है, शिक्षा, शिक्षक और उसका प्रोडक्ट शिक्षित। शिक्षा, शिक्षित, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित। तो वो शिक्षित होकर के जो निकलेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी है हम उस सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर विचार करें। और जब तक हम दोष देते रहेंगे सरकारों को, व्यवस्थाओं को, सिस्टम को, तो तब तक ये देश राष्ट्र निर्माण जो कदम है उसकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अपने आचरण, विचार, व्यवहार, शिष्टाचार, संस्कार, इन सब बातों पे विचार करना होगा। और शिक्षा वो है जो मैं मानता हूं जो मानवता और मानव धर्म के बारे में बताती है। और शिक्षा वो है जो संवेदनशीलता सिखाती है। शिक्षा वो है जो संस्कार सिखाती है। और शिक्षा वो है जो शिष्टाचार सिखाती है। शिष्टाचार भी 3 तरह का मैं मानता हूं। वचन संबंधी, जो हमारे शब्द है वो आदर पूर्वक होने चाहिए। चेष्टात्मक विचार, शिष्टाचार जिसको हम बोलते हैं ना, इसकी शक्ल में 12 बजे हुए, तो आप जो हाव भाव से जिसको हम बोलते हैं। और क्रियात्मक, कि हमारे काम, हम जो अच्छा करते हैं हम तो अच्छा करते हैं, लेकिन पड़ोसी करता तो उसने कोई बेईमाना किया होगा, हमारी वो सोच, उसको क्रियात्मक हम बोलते हैं। तो हमें शिक्षा वो है जो हमें शिष्टाचार सिखाए। और उसके साथ साथ बापू के 3 बंदर हम बोलते थे, मत बुरा मत बोलो,
बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। लेकिन आज के दौर में मैं दो बंदर और जोड़ रहा हूं आज, कि अगर हमने राष्ट्र को अच्छा बनाना है, राष्ट्र को सुंदर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें इन 3 बंदरों के साथ साथ 2 और जोड़ने पड़ेंगे कि बुरा मत करो और उससे भी ज्यादा बुरा मत सोचो। सोच में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो सोच होगी वही हमारे फिर व्यवहार में, कर्म में आ जाता है। और शिक्षा वो जो हमें संयमशील बनाए, संतोषी बनाए, कि जो भी दे भगवान, जो भी मालिक दे तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। और शिक्षा वो जो सरल स्वभाव वाला इंसान बनाए, क्योंकि 2 चीजें होती है, दिल में उतरना और दिल से उतरना। तो सरल स्वभाव होगा तो आप दिल में उतरेंगे, दिल से उतरना मतलब आप बाहर चले जाते हो। और शिक्षा वो जो जीने का ढंग सिखाती है, क्योंकि जीने का ढंग अगर नहीं आया तो सारी व्यवस्थाएं, सारी शिक्षा बेकार है। और शिक्षा वो जो मैं कहता हूं सक्रिय बनाती है, एक्टिव बनाती है, क्योंकि कुछ भी होता है उसके लिए आपकी एक्टिवनेस जरूरी है। हम अगर देश में गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसमें निष्क्रिय हो जाते हैं, तो सक्रियता जरूरी है। और शिक्षा वो जो हमारे एटीट्यूड को बदल दे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा? एक चिड़िया की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक चिड़िया थी छोटी सी, और एक जंगल में भयानक आग लगती है, और जब भयानक आग लगती है सारे भाग जाते हैं। और वो छोटी सी चिड़िया क्या कर रही थी कि पास के तालाब से 2 बूंद भर के उस पानी आग पे डाल रही थी। लेकिन समाज में जैसे नकारात्मक लोग होते हैं, काला कौवा वो सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, चिड़िया बहन जो तू कर रही है, तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। चिड़िया का जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। चिड़िया ने कहा, कौवे भाई मैं मानती हूँ, जानती हूँ कि इस चोंच की बूंद से जंगल की आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए देश के लिए या समाज के लिए, वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम गर्व कर सकते हैं, हम नालंदा, तक्षशिला जैसी धरोहर, हड़प्पा संस्कृति के संस्थापक हम रहे हैं। बहुभाषी, बहुसंस्कृति होते हुए अनेकता में एकता का संदेश हमने दिया है। जगत गुरु हम कहलाए हैं, विश्व के आदर्श हम रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये सब होने पे आप सब युवाओं को बधाई देता हूं कि जैसे ओझा साहब बात कर रहे थे कि विवेकानंद जैसे सपूत हमने संसार को दिए हैं। लेकिन आज क्या हुआ जो हमें युवाओं को दोबारा से जागरूक करने की जरूरत पड़ रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भूतकाल जो है वो भूतकाल पर वर्तमान टिका होता है, और वर्तमान पे आपका भविष्य टिका होता है। और युवा है वो वर्तमान में काम करे, लेकिन वो आपके जिसको हम कहते हैं भूतकाल से प्रेरणा ले, ताकि उनका भविष्य और देश का भविष्य भी सुंदर बने, अच्छा बने। और ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम स्वार्थी ना बन करके परमार्थी बने, देश के लिए, समाज के लिए सोचने वाले हम बने, कि हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, और हम जीने के एक बहाने में मर गए। अच्छा था वतन की आग बुझाने में मरते, पर अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ आज हम पे हावी हो रहा है। हमें इस समाज में, चाहे हमारा धर्म जाति कुछ भी है, एक दूसरे से उसको हम बोलते हैं मैचिंग बढ़ानी पड़ेगी। उस परिवार में मैचिंग, क्योंकि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। अगर परिवार एक नहीं होगा तो समाज एक नहीं होगा, और देश एक नहीं होगा, राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। तो परिवार में मैचिंग, समाज में मैचिंग, और मैं कहता हूँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी में मैचिंग, ईस्ट वेस्ट में मैचिंग, संस्कृति की मैचिंग, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की मैचिंग। तो उसको मैं टोटली कहूं तो हम 4 चीजें सीख जाए: कहना, रहना, सहना और बहना। कहना क्या है? एक दूसरे से बोलने का ढंग। रहना क्या है? मिलजुल करके रहने की भावना। बहना क्या है? जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलाव के साथ एडजस्टमेंट। और सहना, जो कुछ गलत करते हैं कोई बात नहीं, हम सहन करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, इस तरह से एक्टिव नहीं बन पाए, तो अगली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हम समाज में आग लगाने वालों में थे या समाज में बाग लगाने वालों में थे। तो हम देश को बचाने वालों में थे या देश को डुबोने वालों में हो। तो हमें अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना है, और ऐसी शिक्षा हमें मिले, ऐसे शिक्षक हमें मिले। मानिए इंदु खंडूरी मैडम हमारे से जुड़ी हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनको। तो उस तरह के शिक्षक हमें मिले जो हमें सिखाए कि एक खुदा ऐसी खुदाई दे जिसमें इंसान को इंसान दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं हम कम से कम, मैं ये कहता हूं, अधिक अच्छा बना पाए समाज को, देश को, अच्छी बात है। लेकिन अगर ना भी बना पाए, कम से कम जहां पे है उससे नीचे ना ले जाए। तो उस पे हमें विचार करना होगा। और आज भगत सिंह की 107वीं जयंती हम मना रहे हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, और उस जैसी शख्सियत, उन जैसी शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूं, शत नमन करता हूं कि क्या मार सकेगी मौत उसे जो औरों के लिए जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे जो औरों के आंसू पीता है। तो इस तरह के युवाओं से हम प्रेरणा लेंगे, और तब शायद
कि खुशियां हैं मगर शहादतों के मंच सजाना बाकी है। हमारा रोल क्या है मैं बता रहा हूं कि खुशियां हैं मगर शहादतों के मंच सजाना बाकी है। मिल गए मेरे हक मुझे पर कर्ज चुकाना बाकी है। आजादी तो हमें दिला दी, मिल गए मेरे को हक मुझे कर्ज चुकाना बाकी है। शहीदों ने तो दे दी अपनी कुर्बानी वतन के लिए, मैंने क्या किया देश के लिए, मेरा फर्ज निभाना बाकी है, मेरा फर्ज निभाना बाकी है। तो हमारा फर्ज, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हम समाज के लिए कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं कि समाज या देश के लिए सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि आप फौज में जाएं। जहां भी जिस भी सिचुएशन पे है, राष्ट्र निर्माण में आप अपना योगदान किसी भी रूप में, जिस भी रूप में, आप विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, आप टीचर हैं, किसान हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें देश तो सिर्फ यही है कि जिस भी रूप में आप देश को योगदान दे सकते हैं उसमें आप उस देश को योगदान दें। क्यों? क्योंकि हम उस परंपरा के वासी है जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है। जब हम स्वार्थ में पड़ गए ना, जहां पे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, इवन पशु पक्षियों और प्रकृति की भी रक्षा करने वाले थे, हम उस वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले थे, हम सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखने वाले थे, हम अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास रखने वाले थे, तो शायद हमें सोचना होगा आज इस इकोसिस्टम में हुआ क्या है। क्योंकि जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल आएगा। एक सॉन्ग था कि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख दोगा। जब अगर प्रकृति को हम नहीं बचाएंगे, प्रकृति हमें कहां बचाएगी? क्योंकि जो बोया है वो पाएगा और फल कर्मों का आगे आ जाएगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? तो जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हम सिखा रहे हैं, वैसे ही हमारे युवा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फिल्म आई थी जिस देश में गंगा बहती है, वो हमारी संस्कृति, वो हमारी प्रकृति को मद्देनजर रख के बनाई गई थी। लेकिन उसी निर्माता निर्देशक को अगली फिल्म भी बनानी पड़ी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो हुआ क्या कि जिस देश में गंगा बहती है हम अपना बखान कर रहे थे, लेकिन फिर उस दूसरी फिल्म में राम तेरी गंगा मैली हो गई, हम बुराइयों की और उनकी बात। तो कहां पे हम किस तरह से हम जो कहीं ना कहीं एज अ टीचर, और मैं कहूंगा पहली पाठशाला हमारी परिवार, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार जो टूट रहे हैं वो भी एक रीजन है। हमारा जो समाज और देश में जो विकृतियां आ रही है, समाज जब जुड़ेगा, जब हमारी पहली पाठशाला ठीक होगी, परिवार जब होंगे, सारे रिश्ते बाद में आते हैं लेकिन माँ बाप पहले आते हैं। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी भूल जाती है। मंदिर में माँ को चुनरी चढ़ाते हैं लेकिन जो जिंदा माँ है उसको, माँ बाप को हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। एक चिड़िया की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि हम बेरुखे किस तरह से हो गए हैं। एक चिड़िया थी जंगल में, और जंगल में उसके 2 छोटे बच्चे थे। वो तूफान आता है, बच्चे अभी बिल्कुल छोटे थे, उड़ना नहीं जानते थे। तो उन छोटे बच्चों ने कहा कि माँ हमें डर लग रहा है, तूफान है, कहीं हम मर ना जाए। तो माँ ने कहा बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें पकड़ के या ढक के रखूंगी, तुम चिंता मत करो। माँ उन्हें हौसला देती है, तूफान चला जाता है, बच जाते हैं। अब थोड़ा दिन हुए, उनके पंख निकल आए और वो उड़ना सीख गए। अब दोबारा से तूफान आता है। जब तूफान आता है, वो माँ की प्यार में कहती है बेटा तुम देख लो, अपना ख्याल रखना, तो तुम उड़ जाओ। और इतना कहते ही वो दोनों बच्चे उड़ जाते हैं। उसके बाद जब तूफान रुकता है, वो आते हैं, देखते हैं उस चिड़िया ने एक बार कहा था, और वो क्या हुआ कि चिड़िया ने अपने पंख नोच नोच कर नीचे डाल दिए, और जब तूफान आया और उस तूफान में वो उड़ नहीं पाई, नीचे गिर गई, मरी है। लेकिन मरने से पहले उसने पेड़ की छाल पे लिख दिया। जब वो तूफान रुकने के बाद दोनों बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं कि बेटा मैं शायद उस दुनिया के तूफान को तो झेल जाती, लेकिन जो तुमने बेरुखी दिखाई थी मैं उसके कारण मरी हूं। तो कहने का मतलब क्या है, ये चिड़िया की कहानी नहीं है, मैं परिवारों की कहानी सुना रहा हूं। आज हम माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, लेकिन वो माँ बाप हमें आज, उन माँ बाप की हमारे बच्चे वो परवाह नहीं कर रहे। तो हमें घरों को भी सुधारना होगा, क्योंकि दिक्कत ये आती है, कलह कब होती है? जब सास बहू को सुधारती है, और विलय कब होता है? जब सास बहू दोनों अपने आप को सुधारते हैं। तो हमें घरों में रिश्तों को सुधारना होगा। ये तो फिर अलग लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि मैं परिवार प्रबंधन पे बोलने लग गया हूँ, लेकिन मेरे लिए जरूरी था ये। हमें उस शिक्षा से सीखना है। हमने उस शिक्षा से सारी चीजें सीख ली, हवा में कैसे उड़ना है जहाज के द्वारा, पानी में कैसे तैरना है, लेकिन हमारी शिक्षा भूल गई हम पृथ्वी पे या परिवारों में कैसे रहें। तो हमें वो भी सोचना होगा। हम आज दिमाग को तरजीह दे रहे हैं और हृदय की उपेक्षा कर रहे हैं। तो हमें प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग करना होगा। और सहयोग किस तरह का? क्योंकि आज हम बट जाते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं गुजराती हूं, मैं हरियाणवी हूं, मैं कुछ फला धर्म का हूं, मैं लड़का हूं, लड़की हूं, मीर हूं, गरीब हूं, गांव का हूं, शहर का हूं, पता नहीं कितने भेदभाव पे हम बट जाते हैं।
हम भारतीय उसी दिन एक होते हैं जिस दिन भारत का मैच क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ होता है, अदरवाइज हम प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बट जाते हैं। हमें ठीक भारतीय उसी तरह से नजर आना चाहिए। हम जैसे देखते ना, अभी तो हम कैसे नजर आते हैं, आपने संतरा या किन्नू देखा होगा, ऊपर से दिखने में एक बोलते हैं उसको, लेकिन अंदर से बटा हुआ था हमारे समाज की तरह। लेकिन हमें आज से लेसन सीखना है। हम उस संतरे की तरह नहीं, हम उस खरबूज या तरबूज की तरह नजर आना चाहिए, जो बाहर से धारियां धारियां दिखती हो भले ही, लेकिन अंदर से जुड़ा होता है। बाहर से हमारी धर्म जाति कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम दिलों से जुड़ना सीखें। वो है भावना। जब तक वो भावना नहीं आएगी, तो जब तक ये चीज अगर हमारे शिक्षा में संस्कार भी आ जाए, क्योंकि हम शिक्षा सिर्फ फर्स्ट आएगा तो मेडल्स देने के लिए करते हैं। मैं कहता हूं शिक्षा मेडल के लिए नहीं, शिक्षा मॉडल्स बनाने, रोल मॉडल बनाने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। अगर रोल मॉडल होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं समाज में शिष्टाचारी होंगे, भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। समाज में अनुशासनहीन नहीं, अनुशासन प्रिय होंगे। समाज में भाई भतीजेवाद की बात नहीं, भाईचारे की बात करने वाले होंगे। समाज में अपने अपने गुट नहीं, एकजुटता की बात करने वाले होंगे। और समाज में आत्महत्याएं नहीं, आत्म शोधन होगा, आत्मचिंतन होगा। तो जरूरी है हम इस तरह से जब सोचना स्टार्ट करें। लेकिन उसके लिए, ये तो मैंने परिवार की बात की, शिक्षा की बात की, अब मैं इंडिविजुअल पे आता हूं कि इंडिविजुअल को क्या करना है। 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं राष्ट्र निर्माण के लिए। सामाजिक परिवर्तन के दौर में राष्ट्र निर्माण के लिए 3 चीजें जरूरी है। हर एक यूथ, नंबर 1 परिश्रमी बने, नंबर 2 निष्ठावान बने, अपने समाज अपने देश के प्रति निष्ठा, और तीसरा ईमानदार बने। अगर ये 3 गुण हैं, मैं कह सकता हूं भारत पहले की तरह विश्व गुरु बन सकता है। और जो गीता का एक वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का हमेशा ही कर्म की प्रधानता है। कामनाएं ना हो। कामनाएं क्या है? जो पूरी नहीं होती, लालसाएं, इच्छाएं, वो ना हो। कि कितना नादान है आदमी, हथेली पे मुकद्दर की तलाश करता है और प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से समंदर की तलाश करता है। तो कामना ठीक है, हम तरक्की करें, लेकिन लोभ लालच से नहीं। उसका मतलब मेरा ये है कि लोभ लालच ना आए। हम समाज से जितने भी सरोकार हैं, खासकर युवाओं से मैं कह रहा हूँ, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ हो, योगा हो, एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, तो उन सब से हम जुड़े। और कभी ना कभी, कई बार होता है कि युवाओं, खासकर युवा क्या करते हैं, जब फेल हो जाते तो घबरा जाते, कुंठा निराशा में चले जाते हैं। तो कुंठित ना हो, निराश ना हो, क्योंकि मन, इंसान और पशु में यही फर्क है, बुद्धि से विवेक से हम सोच सकते हैं, वरना अदरवाइज वही हरकतें हमारी है, वही खाता पीता पशु भी करता है, वो हम भी करते हैं। लेकिन हम बुद्धि विवेक से किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है। किसी बात की हिम्मत ना हारना, ये ठोकरें हैं जो इंसान को चलना सिखाती है। गलतियां भी होंगी, हम चलना भी सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा, इसीलिए जो हम बात करते हैं कि हम अगर युवाओं को मजबूत बना पाए, तभी हम राष्ट्र को मजबूत बना पाएंगे। और राष्ट्र में नमन करता हूं राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी सरदार पटेल, जिन्होंने 562 रियासतों को एक कर दिया। हमारे तो 28-29 स्टेट ही है बस। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज पढ़े लिखे भी हम ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्र को सिर्फ एक भूमि मात्र मान लिया। राष्ट्र कोई भूमि नहीं है, राष्ट्र भावना है। राष्ट्र में जब तक वो भावना नहीं आएगी, वो भावना कहां से? संस्कृति है, राष्ट्रीय अस्मिता है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय झंडा है। बड़ा वो जो सीमा पे, मैं कह रहा था कि सीमा पे जवान खड़ा है, लेकिन खेत में किसान भी उतरा है, प्रयोगशाला में विज्ञान भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो हम सब देश के लिए खड़े नहीं होंगे तो खंड खंड हो जाएंगे। एक मुद्दा आया था कि राष्ट्रगान में फला लोग खड़े नहीं होंगे। मैंने उस दिन कहा था कि देश के लिए अगर खड़े नहीं होंगे तो आप खंड खंड हो जाएंगे। तो जरूरी है कि तेरा चिराग अलग हो, मेरा चिराग अलग हो, तेरा चिराग हो, तेरा चिराग अलग हो, मेरा चिराग अलग हो। माना तो ईसाई, सिख, हिंदू या मुसलमान है, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। तो ये जो उजाला है हमारी राष्ट्रभक्ति का, ये उजाला है हमारा राष्ट्र के आगे बढ़ाने का। तो इन चीजों को हम, क्योंकि मैं यूथ से क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी इंसान बेहोश होता है पानी की जरूरत होती है, लेकिन देश जब भी प्रॉब्लम में होता है तो जवानी की जरूरत होती है। तो उन जवानों से मैं इसलिए बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि दरख्तों को अगर आपने हरा भरा करना है तो उनकी जड़ों में पानी डालना होगा, पत्तों को पहुंचने से काम नहीं चलेगा। तो यही चीज है कि हमारी युवा पीढ़ी जड़ है समाज की, देश की। तो उसको हमें सिखाना होगा समर्पण, अर्पण, तर्पण, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये सारे चीजें, क्योंकि उनका जन्म इसीलिए हुआ है ताकि हम समाज, जो मुर्दा पड़े समाज में बुराइयां हैं, मुर्दा पड़े समाज में इसलिए कह रहा हूं, उसमें बुराइयां जो है उनको दूर कर सके, मुर्दा पड़े समाज में प्राण फूक सके। और जो
मकसद यही होना चाहिए। धर्म कुछ भी हो सकता है, जाति कुछ भी हो सकती है, बैकग्राउंड कुछ भी हो सकती है, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए? देश और देश की तरक्की। कि वन के पंछी आने को ठिकाना एक है। वन में अलग अलग पंछी होती है, लेकिन एक पेड़ पे आकर बैठते हैं, उनका रंग रूप भाषा अलग, साइज अलग होता है। कि वन के पंछी अनेकों पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है। और यदि मन में हो पूरा, यदि प्यार जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न, मेरा जाति धर्म कुछ भी हो सकता है, हम शिकारी भिन्न भिन्न, लेकिन निशाना एक है। और वो निशाना क्या है? राष्ट्र, राष्ट्र की तरक्की और राष्ट्र का जो उत्थान जिसकी हम बात करते हैं। तो हम इस देश के जो गौरवशाली इतिहास का धनी रहा है और स्वतंत्रता सेनानियों के जो त्याग और बलिदान को याद हमें दिलाता रहता है। और मैं कहता हूँ देशभक्ति मतलब सिर्फ ध्वज को लहराना नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायता करना भी देशभक्ति है। और यही चीज की आओ आज हम, ठीक है हमें अंग्रेजों से तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन आज हमें दूसरी तरह की स्वतंत्रता की जरूरत है। वो स्वतंत्रता क्या है? धार्मिक गुलामी से, कोविड-19 की जकड़न से, और जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है उन वंचितों को भी स्वतंत्र हमने, उस तरह की हमने जाति वर्ग धर्म आदि ऊपर से उन संकीर्णताओं से स्वतंत्रता। तो हम नामों से, नाम हम भगत सिंह सुभाष ये इनके चित्रों की पूजा करते हैं, लेकिन उनके चरित्र को भी अपनाना होगा, बल्कि इनकी चरित्र से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना होगा, तभी विश्व गुरु हम बन सकते हैं। हमें नहीं भूलना है नालंदा तक्षशिला की धाती को, बुद्ध महावीर अशोक आदि उन जो महान हमारे लिए रहे हैं, तो उनको हम आज जो जिसको कहते हैं कि भारत, आज दिक्कत ये है भारत तो है लेकिन भारतीयता भी आए। भारत तो है, मैं कहता हूं भारत में अमीर तो बढ़े लेकिन भारत अमीर नहीं हुआ। अमीरों की संख्या बढ़ती गई लेकिन भारत अमीर नहीं हुआ। तो भारत अमीर भी बने, भारत एक भी बने, भारत श्रेष्ठ भी बने, भारत विश्व गुरु भी बने। और भारत की जो जिसको मैं कहता हूँ चार चीजें आपके मैदे से होती है, मैदा मतलब पेट से, चार चीजें पेट से होती है। तो जब तक हम चार चीजों पर ध्यान नहीं देंगे वो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र महान नहीं बन सकता। वो चार चीजें क्या है? माँ, मजहब, मातृभाषा और चौथा मेरा मुल्क। ये चार चीजें हैं जो दिल से होती है। तो हम भारत निर्माण में, एक भारत श्रेष्ठ भारत में, आत्मनिर्भर भारत में, आत्म सम्मानी भारत में जितना भी हमसे योगदान हो, हम उस योगदान उसमें दें। और मेरी मनसा यही है, हर यूथ कहे कि मैं देश के लिए कुछ, देश ने मेरे लिए क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं देश और समाज के लिए क्या कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। कि मिट्टी में मिला दे मैं तुझसे जुदा हो नहीं सकता, मेरी भावना और आपकी भावना ये होनी चाहिए, मिट्टी में मिला दे मैं तुझसे जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख इस देश में क्या नहीं हो सकता। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें खड़ा होना होगा। जो सीमा पे जवान, खेत में किसान और प्रयोगशाला में विज्ञान, कि सबको अपना अपना योगदान देना होगा, सबको सजग बनना होगा, सक्षम बनना होगा, संघर्षशील बनना होगा, सक्रिय बनना होगा, समर्पित बनना होगा, स्पष्ट बनना होगा, संवेदनशील बनना होगा। संकल्प ले कि हम भारत की एकता, जो भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को स्थिर बनाए रखने के लिए ईमानदारी पूर्वक, जो मैं कह रहा था कि निष्ठा पूर्वक हम काम करते रहेंगे। और देश में सद्भावना आए, देश में जो हम एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और ये जात पात जितने भी बंधन हैं हम उनसे ऊपर उठे, मनुर्भव मनुष्य बनो। वेद ने यह संदेश दिया था हमारी भूमि से, तो कहीं ना कहीं हम उस मनुष्य बनने की प्रक्रिया में, जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का जो हम सारी, तो फिर लड़ाई तनाव किस बात का? ये तेरा है, ये मेरा है, इन तेरा मेरा अपने प्रायों से हम ऊपर उठे। क्योंकि भगवान ने हमारी अलग अलग पहचान नहीं बनाई, हम इंसान के रूप में पहचाने जाते हैं। तो उस इंसान की हमें जो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा हम उससे लेते हैं, वो प्रेरणा हमारे व्यवहार में भी आए। और मैं आप सबसे की यही गुजारिश कि मिलजुल कर को देश को आगे बढ़ाना है और भाईचारे प्रेम को बचाए रखना है। कि उठो साथियों, हमें देश में अब यह अलग जगाना है, नेक इरादे दिल में रखकर देश को आगे बढ़ाना है। वतन इंसान की खातिर शासन ने भी यह आवाज उठाई है, गांधी सुभाष नेहरू का साकार हो सपना यह इच्छा जताई है। करे प्रतिज्ञा आज साथियों, जन जन को समझाना है, नेक इरादे दिल में रखकर देश को हमने आगे बढ़ाना है। तो यही जब हम भावना रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो समाज में बुराइयां, समाज में बुराइयों की आग लगी है, वो भी शांत होगी। और उन जो मैं कि अक्सर कहा करता हूं, जब हम इस भावना से सोचेंगे हमारे समाज में अमन, चैन, शांति, भाईचारा, प्रेम, ये चीजें बढ़ेगी।
कि शाह की रात में मैं सूरज को बुला लेता हूँ, शाह की रात में मैं सूरज को बुला लेता हूँ, कांटों भरी राह में कालीन बिछा लेता हूँ, दुख दर्द शिकवा शिकायत है नहीं मुझे, मैं स्वतः ही अमन चैन की दुनिया बसा लेता हूँ, स्वतः ही अमन चैन की दुनिया बसा लेता हूँ। वो अमन चैन की दुनिया कब होगी? जब हम इन बातों पे सोचेंगे, गहराई से विचार करेंगे, और जब तक उसके लिए फिर मैं आपको कह रहा हूं, देश तब बचेगा जब आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे, दूसरों के मददगार होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, अहंकार रहित होंगे, और उसके साथ साथ उम्मीद ज्यादा नहीं रखेंगे। हम देश को देंगे देने की उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि उम्मीद जब आती है तो फिर आपको अशांति होती है, आप जो 100% नहीं दे पाते। एक बादशाह थे, वो रात को 12 बजे आते हैं, उसने देखा एक बूढ़ा दरबान था और बूढ़ा दरबान सर्दी में कांप रहा था। उसने कहा क्या हुआ बाबा जी? कहता मेरे को सर्दी लग रही है। तो बादशाह ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ महल में, तुम्हारे लिए कोट भेजता हूँ, गर्म कोट या गर्म कंबल भेजता हूँ। और बादशाह महल में चला गया, अपने काम में बिजी हुआ और भूल गया। सुबह जब द्वार पे देखता है, द्वारपालों ने देखा कि एक आदमी मरा पड़ा है, बूढ़ा दरबान जो मरा पड़ा है, तो उन्होंने दरबान के हाथ में एक चिट्ठी लिखी हुई मिली, तो वो चिट्ठी राजा को देते हैं। तो राजा ने जब खोली चिट्ठी तो राजा हैरान रह गया। उसने लिखा था कि मैं हमेशा से ही सर्दियों में ड्यूटी देता आया था, मैं आज तक नहीं मरा था, सर्दी को तो मैं झेल जाता, लेकिन जो आपने कोट या कंबल का भरोसा दिया था उसने मेरी जान ले ली। बरसों से मैं सहन कर रहा था, मैं आपके वादे से कमजोर हुआ। तो दूसरों के सहारे जो होते हैं वो युवाओं को खोखला कर देते हैं। दूसरों से उम्मीद ना रखे, ज्यादा अपनी तैयारी खुद करे। उसका मतलब ये है, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें निराशा ही होगी। और एक भावना जिसको मैं कहता हूँ सामंजस्य बड़ा जरूरी है, जिसको मैं मैचिंग कह रहा था ना, कि कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसा कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसा कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो ये भावना हमें होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे से वैर विरोध से ऊपर उठ पाए। और ये तब होगा जब हम अपनी व्यावहारिक, अपनी सोच और अपनी जिंदगी में ये चीजें लेकर के आएंगे। क्योंकि अगर जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तो शायद हमारे लिए, और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी क्या है? लोग जब आप अच्छा काम करते हो सकता है गालियां देने वाले भी हो, क्योंकि यहाँ तो भगवान को भी गालियां देने वाले लोग होते हैं, तो लोग हो सकता है गालियां दे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आप पॉजिटिव सोच के साथ, कि लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, हमने उन्हीं को जोड़ करके घर बना लिया। तो आपकी और हमारी सोच इस तरह से होनी चाहिए कि हम, क्योंकि अक्सर लोग तो कहते हैं, और बोलचाल व्यवहार में आपको समझना है, क्योंकि जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं, जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठी तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ हो जाती है। तो हमें समझना होगा उस सारे समाज के वातावरण को, समाज को। और मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जापान में एक राजा को पता लगा कि एक परिवार में 85 सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही छत के नीचे सोते हैं, एक ही छत के नीचे वो खाना खाते हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं उस परिवार के मुखिया से मिलना चाहता हूं। जब उन्होंने मुखिया को बुलाया कि ऐसे ऐसे आपके घर में लोग रहते, खाते पीते सोते हैं, हाँ, मुखिया ने कहा हाँ ये सत्य है, हम 85 लोग एक साथ, पूरा बड़ा परिवार हम रहते हैं। तो उसने कहा कैसे रहते हो? उसने कहा मेरे को एक कलम कागज दो, एक कागज और कलम दो, फिर मैं बताता हूं। तो बूढ़े आदमी ने लिखा और वो लिखा हुआ राजा को पकड़ा दिया। जब राजा ने देखा, वो एक कागज पर 85 टाइम्स सेक्रीफाइस लिखा था, 85 बार सेक्रीफाइस उस बूढ़े आदमी ने उस कागज पे लिखा था, मतलब त्याग। तो उसने कहा इसका मतलब क्या है? कहता है हम त्याग के आधार पे, इस त्याग के आधार पे हम लोग रहते हैं। तो कहता है आपने 85 बार क्यों लिखा? तो उसने कहा ये मेरा अकेले का त्याग नहीं है, ये हमारा 85 सदस्यों का त्याग है। इसलिए एक दूसरे के प्रति जब तक परिवार में त्याग, समाज में त्याग और देश में त्याग की वृत्ति नहीं होगी, तो वो देश, समाज या जिसको मैं परिवार, वो तरक्की नहीं कर पाता। तो हमें अपने पर्सनल लाइफ, 4 लाइफ है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ और नेशनल लाइफ, जिसको मैं सोशल लाइफ भी कह सकता हूं, उनमें सामंजस्य बैठाना होगा कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे। मतलब मेरा पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, मेरी प्रोफेशनल भी ना हो, फैमिली भी ना हो, और सोशल या जिसको मैं नेशनल लाइफ कह रहा हूं, कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। तो हम इस तरह की भावना के साथ अगर काम करेंगे तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सर, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे कॉलेज परिवार का।
है।